वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 9वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के बारे में है, यानी कि यूडीआईडी। देखिए, जितने भी दिव्यांगजन होते हैं उन्हें अपने साथ एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैरी करना होता है, जिसे वो ऑफलाइन मोड में बनवाते हैं। अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ने यह कहा है कि ऑफलाइन मोड में अब इन सर्टिफिकेट्स को नहीं बनाया जाएगा। रैदर अब इन सर्टिफिकेट्स को 1/6/2021 के बाद से केवल ऑनलाइन मोड में ही यूडीआईडी पोर्टल का इस्तेमाल करके ही बनवाया जा सकेगा। अब ये किस आधार पर किया जा रहा है? देखिए, 2016 में एक कानून आया था, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसी के आधार पर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल नोटिफाई किया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल्स। इन रूल्स में रूल नंबर 18 का जो क्लॉज 5 है, वो ये मैंडेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेट दे, जिस डेट के बाद से स्टेट्स और यूटीज में जो भी अथॉरिटीज हैं वो ऑनलाइन मोड में सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए। तो पहले ये डेट 1 अप्रैल दी गई थी, अभी इसे बढ़ाकर 1 जून कर दिया गया है। यूडीआईडी पोर्टल के बारे में बात करते हैं। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी का। 2016 से ही इस पर काम चल रहा था। ये पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देगा। जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं, आसानी से जो दिव्यांगजन हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। इसी के आधार पर एक नेशनल लेवल पे डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा और सभी के पास एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होगा जो भी दिव्यांगजन हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे? काफ़ी आसान होगा जो डिसेबिलिटी का डेटा है उसे बनाने में, मेंटेन करने में। और जो लोग कई सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करते थे, अब उनके पास सिंपल सा एक कार्ड होगा जिसका इस्तेमाल वो मल्टीपल बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए कर पाएंगे। जो यूडीआईडी कार्ड है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा उनके लिए आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए, और उसका इस्तेमाल भविष्य में कई तरीके की योजनाओं के लिए किया जा सकेगा। जो यूडीआईडी कार्ड है वो जो फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस है बेनिफिशियरीज की, उसे भी ट्रैक करने में मदद करेगा। हर लेवल पे डेटा को या जो प्रोग्रेस है उसे ट्रैक किया जा सकेगा, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो अपनी ओनली आईएएस फैमिली में जो भी दिव्यांगजन हैं वो जरूर से अपना यूडीआईडी कार्ड बनवाएं। उसके लिए ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे, उसमें आप 50वें नंबर पे जाइएगा। 50वें नंबर के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सारा फॉर्म वगैरह खुल के आ जाएगा। अगर आपने पहले से सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आपको सिंपली कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद उसे स्कैन करके अटैच करना होगा। अगर आपने पहले से नहीं बनवाया हुआ है तो आपको जो भी डेटा है डिसेबिलिटी से रिलेटेड वो उसमें आपको फिल करना होगा और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2021 के बारे में है। किसने रिलीज की इस रिपोर्ट को? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने। इन्होंने लगभग 55 देशों को इवेल्युएट किया। ये वो देश हैं जहां पर दुनिया का 97% ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाता है। इन्होंने ये कहा कि फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन 2020 में काफ़ी तेजी से बढ़ा है, ज़्यादातर उन देशों में जहां का एग्रीकल्चर सिस्टम अनस्टेबल है और कोविड-19 की सिचुएशन भी रही। 155 मिलियन से ज़्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी मतलब बहुत ज़्यादा। 2020 की बात कर रहे हैं हम। 2019 में आप ये डेटा देखेंगे तो 20 मिलियन का मिलेगा। अब 20 मिलियन से सीधा जंप आ रहा है 155 मिलियन का। कोविड-19 का इम्पैक्ट आप साफ साफ देख सकते हैं। 2/3 जो लोग हैं वो एक्यूट फूड क्राइसिस लेवल फेस कर रहे हैं। जो भी हमने डेटा गैदर किया कि कितने ये 155 मिलियन के 2/3 लोग तो आपको इन 10 देशों में मिलेंगे। कॉन्गो, यमन, अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान, नदर नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे, हैती, इन देशों में आपको इसके 2/3 लोग मिल जाएंगे। बात करते हैं इस नेटवर्क के बारे में। देखिए, इसे फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट में 2016 में फाउंड किया गया था 3 एंटिटीज के द्वारा मिलकर। यूरोपियन कमीशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दूसरा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। पर्पज यही है, कॉमन कमिटमेंट है, फूड क्राइसिस को हैंडल करना है, नॉलेज को शेयर करना है और जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी पहुंचाना है ताकि हम अच्छी तरीके से माल न्यूट्रिशन और फूड क्राइसिस को हैंडल कर सकें। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो संवेदना के बारे में है। वैसे देखिए, हो सकता है यूपीएससी इस पर प्रश्न ना पूछे, लेकिन आप जानकारी के लिए भी इसे जानते रहिए। कोविड-19 की वजह से कई सारे लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो उनके लिए एक काउंसलिंग का इनिशिएटिव है। इसका फुल फॉर्म है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, शॉर्ट फॉर्म में संवेदना। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है बच्चों के लिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का इनिशिएटिव है। टोल फ्री नंबर है 1800 121 2830।
टाइमिंग भी बताई है 10 से 1 और 3 से 8। अगर कोई यहाँ पर कॉल करके ट्राई कर सकता है अगर उसे काउंसलिंग की आवश्यकता महसूस हो तो। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की। इसके तहत 22 नए एम्स की स्थापना की जाएगी जिनको अप्रूवल मिला है। और ये लॉन्च कब किया गया था? पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तो 2003 में लॉन्च की गई थी। इसका काम ये था कि जो भी रीजनल इम्बैलेंसेज हैं कि टर्शरी केयर मतलब जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं थर्ड लेवल के स्पेशलिटी वाले, या लेट्स से जिसमें आपको हार्ट या इस तरह की बीमारियां देखी जाती हैं जिनमें ओपीडीज होते हैं, वो कुछ शहरों में ही सीमित थे और वहाँ उनका इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा था। आपके कुछ राज्यों में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स ही नहीं हैं, तो सभी लोग या तो दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे या हैदराबाद जाएंगे या बेंगलोर जाएंगे। तो उस चीज़ को इम्बैलेंस को कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसको जो मिनिस्ट्री इसके ऊपर कार्यरत है, इसके अंदर काम होता है, ये वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब नॉर्मल सी बात है, आपको मैं पूछूंगा तो आप ये सही ही बताएंगे, तो इसमें कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसमें दो कंपोनेंट प्राइमरली होते हैं, एक नए एम्स की स्थापना करना और दूसरी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं अलग अलग स्टेट्स में उनको अपग्रेड करना। और ये जो कीमत होती है अपग्रेडेशन की, ये स्टेट और सेंटर दोनों आपस में बांटते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि फाइनेंसिंग में इट इज़ नॉट अ स्कीम कि जिसके अंदर सेंटर ही सब कुछ करने वाली है, स्टेट सेंटर मिलकर इसमें कॉस्ट को पूरा करते हैं। इसी से मिलता जुलता हेल्थ केयर देख ही नहीं तो कुछ और स्कीम्स देख लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जो कि एक सिक्योर फंड बनाया गया था हेल्थ के लिए कि हेल्थ और एजुकेशन सेस में जो पैसे सरकार लेती है तो वो इसमें जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत स्कीम है जो कि इसी साल बजट में लॉन्च की गई थी, जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हर लेवल पर जो पिछड़ा से पिछड़ा इलाका है, जो आखिरी धुरी तक जो भी हिस्सा है, वो सभी को कवर किया जाए और वहाँ पे रिसर्च टेस्टिंग ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध किया जाए और एक मॉडर्न इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। कि ऐसा नहीं कि बस मेन शहरों में आप एम्स बना दें और बाकी इलाकों को कवर करने के लिए कुछ ना हो और वो जब बीमार पड़े तो सीधा आए उन बड़े शहरों की तरफ। ये सब होगा किसके अंतर्गत? भाई इसके लिए हमें डेटा भी तो चाहिए, तो उसका ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत एक डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इस इकोसिस्टम के अंदर हर व्यक्ति के पास एक हेल्थ आईडी होगा, एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जैसी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि जितना हो सके हम चीज़ों को डिजिटल कर सकें, उसका डेटाबेस बना सकें, ताकि कभी रिक्वायरमेंट अगर किसी को तो तुरंत वो एक ही डेटाबेस से पता लग सके क्या क्या समस्या है और क्या क्या इसके निवारण किए जा सकते हैं। तो ये सारी बेसिक स्कीम्स हैं जो हेल्थ के रिलेटेड हैं और भी काफ़ी लंबी कहानी है जो हम आगे कभी फिर कभी कवर करेंगे। देन वी मूव टू नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ अबाउट CBID यानी कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो नया प्रोग्राम है, अब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम हर प्रोग्राम याद रखें और हमारे लिए ज़रूरी ये है कि प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये है CBID कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये करेगा ये कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम आएगा। तो नॉर्मली आपसे अगर मैं अभी पूछूं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। नॉर्मली अभी वर्तमान में सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो जो भी ऐसी स्कीम हो जिसपे आपको लगे कि आप गलत आंसर टिक कर सकते हैं, उसकी मिनिस्ट्री ढंग से याद कर लीजिए। अगर जल शक्ति अभियान पूछो तो काफ़ी सिंपल हो जाता है किस मंत्री का है, किस मंत्रालय का होगा वो। डिफेंस की चीज़ें हैं, ये सब इजीली मेंशन की जा सकती है, पर ऐसे स्कीम्स थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो इन्होंने एक 6 महीने का कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत एक तरह से ये एक दिव्यांग मित्र वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। जैसे शिक्षा मित्र होते हैं या स्वास्थ्य मित्र होते हैं जो बेसिक एजुकेशन पे काम करते हैं या फिर बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। उसी प्रकार से जो दिव्यांग लोग हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने मिलकर ये डेवलप किया है प्रोग्राम। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं और आपसे पूछूं क्या ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो अक्सर बच्चे जवाब देंगे कि नहीं, एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, जबकि असल में एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो इसलिए हमें इसका नाम याद रखना है कि भाई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी। क्या करती है ये सभी हम देखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम बनाया गया है इसका एम पहला क्या है कि भाई हम एक ग्रास रूट लेवल पे वर्कर की कम्युनिटी बनाएंगे जिनको ट्रेन किया जाए कैसे दिव्यांग लोगों की जो अलग अलग समस्याएं हैं उनमें वो ट्रेन हो सके, उनकी सॉल्यूशन दे सके वो। तो आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ मिलकर काम करेंगे और जो क्रॉस डिसेबिलिटीज़ इश्यूज़ हैं, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, किनको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, कई और तरह की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उन सभी को के लिए इन्हें ट्रेन किया जाएगा और इन्हें दिव्यांग मित्र कहा जाएगा। और जो नोडल बॉडी है जो उनका एग्ज़ाम लेगी, जिससे पता चले कि भाई ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं, आप पास हुए नहीं, वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन लेगी अंदर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये सर्टिफिकेट भी इनको प्रोवाइड करेगी। तो फिर वही बात आ गई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी विच इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी, क्योंकि 1993 में एक एक्ट पास कराया गया था रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसके तहत इनको स्टैच्यूटरी बॉडी होने का एक तरह का प्रमाण मिल गया था। तो ये करती क्या है, ये डेवलप करती है ऐसी सिस्टम को, ऐसे प्रोग्राम और कोर्सेज को
जो कि स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में। और इसके अंदर एक सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर बनाया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं या कैसा रिसर्च प्रमोट करना है, और अगर कोई क्वालिफाइड व्यक्ति इन एरियाज़ में काम करता पाया जाता है उसके खिलाफ ये एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका मैंडेट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और हम काफ़ी स्टम्प हो जाते हैं काफ़ी बार, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक MOU साइन किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि ट्राइबल स्कूल्स जो होते हैं, एक रेजिडेंशियल एक बोर्डिंग स्कूल हैं, इनके बच्चों को विशेष तौर पे अब एजुकेशन दी जाए ताकि वो AI ड्रिवन वो सीख सकें, हिंदी इंग्लिश दोनों में सीख सकें और अच्छे लेवल पे मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो किसके किसके बीच MOU साइन हुआ? माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किसके अंतर्गत आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। किनके लिए हैं? ST कम्युनिटी के बच्चों के लिए हैं। और ये कोशिश करते हैं जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं उनको ढंग से रिमोट एरियाज़ में जो रहते हैं, जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उनको नवोदय स्कूल जो होते हैं कुछ उस प्रकार से नवोदय और कस्तूरबा विद्यालय का एक तरह से मिक्स मॉडल है ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ताकि उनको एकेडमिक एजुकेशन क्वालिटी तरीके से मिलाई जा सके। खास बात यह है कि इसके अंदर जो ग्रांट होती है वो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो भी प्रोवाइड करती है। इसका टारगेट है कि 2022 तक जिस भी ब्लॉक में 50% से ज़्यादा ST पॉपुलेशन हो वहाँ कम से कम एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ज़रूर खुल जाए, और या तो 50% हो जनसंख्या उस ब्लॉक की, या फिर 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल लोग वहाँ पर हों, यानी 50% जनसंख्या हो उस एरिया की ST और 20,000 से ज़्यादा वहाँ ट्राइबल लोग रहते हों, तब वहाँ एक स्कूल ऐसा खोला जाएगा। 2022 तक की टारगेट है। तो इसको वही बात है, नवोदय विद्यालय के तर्ज पे खड़ा करना, लोकल आर्ट कल्चर एजुकेशन सबको साथ लेके चलना। तो ये जो अभी एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल का एक और कॉन्सेप्ट आया है, डे बोर्डिंग स्कूल। जो ये एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल है, डे बोर्डिंग स्कूल मतलब रेजिडेंशियल नहीं है, ये आप दिन में आइए और फिर वापस जाइए। तो ये वहाँ किया जा रहा है जहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट में ST पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये ऐसा डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डे बोर्डिंग मतलब और रेजिडेंशियल मतलब पता ही होगा आपको वैसे भी। तो ये बात है। तो अभी जो MOU साइन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, वो ये करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट AI का करिकुलम भी ऐड करेगा। ट्राइबल स्टूडेंट्स को इंग्लिश हिंदी दोनों में स्कूल्स में एजुकेशन दी जाएगी। टीचर्स को फेस्ड मैनर में ट्रेन किया जाएगा कि Office 365 की टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं, AI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से इनको शिक्षा देने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में है, जो अब फॉरेन कंट्रीज में खोले जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो दूसरे देशों में भी वन स्टॉप सेंटर्स को ओपन करेंगे, जहां पर असिस्टेंस दिया जाएगा इंडियन वो जो भारतीय महिलाएं वहां पर हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को फेस कर चुकी हैं और सर्वाइवर हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको समझना होगा कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम है क्या। वन स्टॉप सेंटर स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उद्देश्य क्या था, यही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य यह है कि ऐसी महिलाएं जो वायलेंस से अफेक्टेड हैं, चाहे प्राइवेट स्फीयर में या फिर पब्लिक स्पेस में, किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने फेस किया है, तो उन्हें जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो इन वन स्टॉप सेंटर्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो मेडिकल सपोर्ट हो सकता है, लीगल सपोर्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, लाइक काउंसलिंग, वो भी रिक्वायर्ड होती है। फर्दर ये वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं वो उनकी मदद भी करेंगे कि वो इस प्रकार के वायलेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। टारगेट ग्रुप क्या है? वैसे तो ये सभी प्रकार की महिलाओं को कवर करता है, जिसमें 18 साल से कम उम्र की जो महिलाएं हैं वो भी कवर हो जाएंगी। जो भी वायलेंस उनके खिलाफ हो रहा है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मैरिटल स्टेटस, इन सभी को दरकिनार करके सभी महिलाओं को इसमें सपोर्ट दिया जाएगा। देखिए, वन स्टॉप सेंटर्स स्कीम जो है वो जो एक अम्ब्रेला स्कीम है, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को भी इंक्लूड करती है, उसी की एक सब स्कीम है। अब यहां पर मामला देखिए, इंडिया में 2015 के बाद से ही हर स्टेट और यूटी में वन स्टॉप सेंटर्स खोले जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ऐसा कुछ हम फॉरेन कंट्रीज में भी करेंगे। वहां पर जो ओवरसीज वुमेन हैं जो वायलेंस की विक्टिम हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। उन्हें अगर कोई भी इमीडिएट हेल्प चाहिए या नॉन इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, लीगल एड, मेडिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, वो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर्स को दूसरे देशों में भी अप्रोच कर पाएंगी। 10 कंट्रीज हैं जहां पर इन वन स्टॉप सेंटर्स को अभी खोला जा रहा है। 2 बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, UAE, जेदा, सऊदी अरेबिया में रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर। मिनिस्ट्री वही है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से सपोर्ट कर रही है
हालांकि चूंकि दूसरे देशों में ओपन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वही इसे ऑपरेट करेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट वन स्टॉप सेंटर्स। आर्टिकल सेक्शन 304B के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट देते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 304B के स्कोप को वाइडन कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया है। अब ये सेक्शन 304B किस बारे में है? ये सेक्शन डाउरी डेथ्स की बात करता है, मतलब कि दहेज की मांग किए जाने के कारण होने वाली मौतें। इसके पहले कि हम कुछ भी और समझें, जो भी दहेज मांगने वाले लोग हैं वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि उनके लिए अब समस्याएं बढ़ गई हैं। देखिए, बात अगर दहेज की हो रही है तो उसके प्रीटेक्स्ट में शादी और विवाह की भी बातें रहती हैं। कुछ लोग तो शादी या फिर विवाह के समय दहेज की मांग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो उसके बाद भी लगातार किसी न किसी रूप में दहेज की मांग करते रहते हैं। उनके लिए अब समस्याएं बढ़ेंगी। वहीं एक दूसरा मामला ऐसा बनता है जबकि फैमिली इनोसेंट होती है, उन्होंने ना तो दहेज मांगा होता है और ना ही उसकी मांग कर रहे होते हैं, किसी दूसरे मामले में उन्हें दहेज के केस में फंसा दिया जाता है। वो लंबे समय तक हैरेसमेंट फेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में दोनों ही पक्षों पर बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बताई हैं, जिनमें से 2 बातें महिला पक्ष के लिए हैं जबकि एक बात पुरुष पक्ष के लिए है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 304B के इतिहास के बारे में बात करते हैं। इस सेक्शन को 1986 के नवंबर महीने में इंडियन पीनल कोड में इंसर्ट किया गया। किस बारे में है ये सेक्शन बात करता है डाउरी डेथ्स के बारे में, दहेज से होने वाली या उसके कारण होने वाली मौतों के बारे में। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी महिला की मृत्यु जलने की वजह से हो जाए या बॉडीली इंजरी की वजह से हो या फिर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और उसके विवाह को अभी 7 साल से कम ही समय हुआ है, तो दहेज मौत का मामला बन सकता है। अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई महिला लंबे समय से बीमार है, उसका इलाज चल रहा है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पता है ना कारण क्या था। लेकिन कोई महिला स्वस्थ है, उसे लंबे समय से हैरास किया जा रहा है या फिर कोई मांग की जा रही है, फिर उसकी मौत हो जाती है, तो फिर तो मामला बनता है ना। इसमें यह भी कहा गया है अगर किसी महिला को क्रूएलिटी फेस करनी पड़ती है, हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है या तो उसके हस्बैंड की ओर से या फिर इन-लॉज की ओर से, उसकी मौत के पहले, सून बिफोर हर डेथ, तो फिर जिसमें उससे डाउरी की डिमांड की जा रही हो तो सेक्शन 304B अप्लाई होगा। अब यहां पर यह कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, सून बिफोर हर डेथ। जौहरी की नजर हीरे पे और यूपीएससी एस्पिरेंट की नजर कीवर्ड्स पे। सारा मामला इस सून बिफोर का है, मौत के पहले, कितना पहले, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरप्रेट किया। ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल की सजा होती है और यह सजा बढ़कर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, डाउरी डेथ के जो मामले होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब समझते हैं? वर और वधू पक्ष आपस में समझौता नहीं कर सकते। किसी महिला की मृत्यु हुई है तो केस का निपटारा कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में जो 3 बातें कही उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो उनका पहला मुद्दा था वो इसी सून बिफोर पर था। उन्होंने ये कहा कि ओवर द ईयर्स जो वेरियस कोर्ट्स रही हैं, उन्होंने सून बिफोर ये जो फ्रेज है सेक्शन 304B का, उसे इमीडिएटली बिफोर के तौर पे इंटरप्रेट किया। महिला की मौत हुई है, उसे क्रुएल्टी फेस करनी पड़ी या हैरेसमेंट फेस करना पड़ा मौत के जस्ट पहले, तब तो दहेज हत्या का मामला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि ये सून बिफोर को इमीडिएटली बिफोर को के तौर पे जो इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये इसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। अगर किसी महिला को काफी लंबे समय से मेंटली हैरास किया जा रहा हो या फिर फिजिकली भी हैरास किया जा रहा हो, लेकिन लंबे समय से, लेकिन मौत के तुरंत पहले वो हैरेसमेंट उसने फेस ना किया हो, तो क्या मामला नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यह ट्रेंड खत्म करिए कि मौत के 2-4 दिन पहले उस महिला ने हैरेसमेंट फेस किया था या नहीं किया था, आप इस चीज को तलाश रहे हो। आपको किसी भी हैरेसमेंट या इंजरी का प्रॉक्सिमेट और लाइव लिंक देखना होगा। उस महिला की 1 साल पहले पिटाई की गई हो और उसके निशान शरीर पर तब भी हो, या उस महिला को मेंटली हैरेस किया गया हो और उसके एविडेंसेस हो, लंबे समय से हैरेस किया जा रहा हो, तो भी मामला सून बिफोर में ही आएगा। इमीडिएट बिफोर में उसको मत लेकर जाइए। मतलब अब अगर किसी महिला को
1 साल 1.5 साल पहले, 6 महीने 4 महीने पहले हैरेस किया गया था और उसने बाद में आत्महत्या कर ली या उसकी मौत हो गई, तो फिर मामला दहेज हत्या का बनेगा। सून बिफोर को इमीडिएट बिफोर नहीं समझा जाएगा। दूसरा मामला ये भी महिला पक्ष के लिए ही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि एक और जो वर्ड है अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इसे बहुत ही लिमिटेड तरीके से डिफाइन किया जाता है, या तो होमिसाइडल या सुसाइडल या एक्सीडेंटल। ये लिमिटेड अप्रोच नहीं चलेगा, मतलब हत्या कर दी गई या उस महिला ने सुसाइड कर लिया या एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई। सिर्फ इस क्लासिफिकेशन पे आप मत जाइए, थोड़ा ब्रॉडर कैटेगराइजेशन इसका करिए। मतलब जो आपने 3 कैटेगरी में डेथ्स को डिवाइड किया है, इसके इतर भी मौत कॉज हो सकती है। तो और वाइडर फॉर्म में ये जो टर्म है अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इसे डिफाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कई बार वो एक्सीडेंट में लपेट के मामले को निपटा देते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो तीसरी बात है ये वर पक्ष के लिए है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कई बार जो पुरुष पक्ष है उसे जानबूझकर फंसा दिया जाता है किसी अन्य कारणों से। होता यह है कि जो आरोपी होता है, इनिशियली जब उसका स्टेटमेंट लिया जाता है या वो अपना पक्ष रखता है, तो या तो उसे उसका पक्ष अच्छी तरीके से रखने नहीं दिया जाता या फिर उसकी बातों का सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। केसेस तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि उस पुरुष के रिलेटिव्स को अनावश्यक रूप से केस में मिला दिया जाता है, जो कि घटना के दौरान या फिर उसके पहले जो घटनाएं हुई हैं उसके दौरान वहां पर उपस्थित भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी फटकार लगाई और यह कहा कि जो व्यक्ति आरोपी है उसे सही तरीके से कैजुअल वे में एग्जामिन ना किया जाए, सही तरीके से फेयर मैनर में एग्जामिन किया जाए। यह भी कहा गया कि जो भी मटेरियल उस आरोपी के खिलाफ हैं उनकी जांच पड़ताल फेयरली की जाए, उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का फेयर चांस दिया जाए, जो भी स्थितियां हैं जो उस व्यक्ति के खिलाफ हैं उस संबंध में उसे रिस्पॉन्ड करने का प्रॉपर मौका दिया जाए और सभी बातों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए। क्योंकि अगर आपने शुरू में रिकॉर्ड्स गलत कर दिए तो ये केसेस लंबे चल सकते हैं, 2 4 6 साल 10 साल, उसी रिकॉर्ड पर वो सारे केसेस चलते जाएंगे। तो जो पुरुष पक्ष है उसको खुद की साइड की स्टोरी भी एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें अभी न्यूज में है, होपफुली आपके लिए काम की रही होंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिड डे मील स्कीम के बारे में है। स्कूल्स बंद चल रहे हैं, बच्चे स्कूल में जाते थे, एक टाइम का खाना मिलता था, आपको पता है मिड डे मील स्कीम में ये होता है। उन बच्चों के साथ दिक्कत है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के उन बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं 100 रुपए हर बच्चे को देंगे। टोटल जो अमाउंट निकलेगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़, जिसमें 11.8 करोड़ जो बच्चे हैं उन्हें फायदा मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। ये वन टाइम पेमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। वैसे कम है ना, 100 रुपए, 200, 250, 500 तो होना चाहिए था। खैर चलिए, जो है सो है। बात करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। यह स्कीम गारंटी करती है सभी बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल या मदरसा में पढ़ रहे हैं उन्हें एक टाइम का फूड। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी स्कूल सपोर्टेड है उनकी बात कर रहे हैं। क्लास 8 तक के बच्चों को गारंटी किया जाता है कि वो साल में 200 दिन एक टाइम एट लीस्ट न्यूट्रिशनल कुक्ड मील अवेल करेंगे स्कूल की तरफ से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की ये स्कीम है। 1995 में इसे नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के तौर पे लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट्स को भी अपना हिस्सा देना होगा। बाद में 2004 में इसी स्कीम को रिफ्रेम किया गया मिड डे मील स्कीम के तौर पे। ये जो स्कीम है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 में भी कवर होती है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, हंगर को एड्रेस करना है, माल न्यूट्रिशन की समस्या को थोड़ा बहुत एड्रेस करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें एक टाइम तो अच्छा खाना या न्यूट्रिशनल खाना मिलेगा। इससे बच्चों का जो एनरोलमेंट है स्कूल में और अटेंडेंस है वो भी बढ़ेगी। आई डोंट नो आप इस बात पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कई सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्योंकि वहां पर एक टाइम का खाना मिलता है। दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। इससे सोशलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाएं हैं वो उस भोजन को पका रही हैं और बाकी सभी वर्ग के बच्चे उसे खा रहे हैं, तो एक सोशलाइजेशन भी बढ़ेगा, समाजीकरण भी होगा। फर्दर ग्रास रूट लेवल पे जितने स्कूल्स हैं उतनी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा ना, तो फायदा हुआ। जो मिड डे मील रूल्स है 2015, उसमें यह कहा गया है कि खाना केवल स्कूल में ही पकाया जाएगा और अगर खाना नहीं दिया जाता किसी महीने में, किसी वजह से मतलब अनाज नहीं आ पाया कोई और कारण, तो अगले महीने 15 तारीख के पहले जो अगला महीना आएगा फूड सिक्योरिटी अलाउंस बच्चों को देना होगा, ठीक है। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत, उन्हें ही काम दिया गया है कि ये वाली स्कीम भी आप ही देखिएगा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट मिड डे मील स्कीम एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। हमारा अगला आर्टिकल है विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि कौन सी बॉडी इस रिपोर्ट को निकालती है, तो वो है NSO,
जो कि कॉम्बिनेशन है CSO और NSSO का। ये दोनों मिलाकर NSO बनाती है और ये जो NSO है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में। मॉस्पी की अगर हम बात करें तो दो काम है मॉस्पी के, या दो विंग्स हैं मॉस्पी की पर्टिकुलरली। एक है स्टैटिस्टिक्स के लिए, दूसरी जो है वो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए। इसी वजह से इसके नाम में एक जगह स्टैटिस्टिक है, दूसरा प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। ये जो NSSO है ये नोडल एजेंसी के तौर पे काम करती है डेवलपमेंट के, जो प्लान डेवलपमेंट के जो काम होंगे स्टैटिकल सिस्टम में कंट्री में पर्टिकुलरली उनके लिए, साथ में ले डाउन करना, मेंटेन करना जो स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं स्टैटिस्टिक की फील्ड में, ये भी NSO करेगी। अब जरा से रिपोर्ट के बारे में जानें कि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन से रिलेटेड बातें बताई जा रही हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2021 में प्रोजेक्ट करी गई है 136 करोड़ के आसपास, जिसमें फीमेल पॉपुलेशन के बारे में भी बताया कि 48.65% के आसपास फीमेल पॉपुलेशन है। सेक्स रेशियो भी बता रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएगा, लगभग 943 से 948 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चेंजेस हैं, ये डेटा आप मेंस के एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज की बात करी जा रही है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में किस तरीके से सेक्स रेशियो रहने वाला है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का क्या केस है, आप देखें तो IMR जो है वो भी गिर रहा है, 39 से 32 2018 में हुआ। इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी है, MMR की स्टडी है, टोटल फर्टिलिटी रेट की भी स्टडी है, एजुकेशन की भी बात करी जाएगी। विमेंस पार्टिसिपेशन पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, जहाँ पर जो फीमेल पार्टिसिपेशन विलेजेस में है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द फीमेल पार्टिसिपेशन इन दी टाउन्स या फिर अर्बन सेक्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट से। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पर बात करी जाती है, जिसमें 16th से लेकर 17th लोकसभा में लगभग 2% का डिफरेंस आया है इन दी पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इसके अलावा आप देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन एम्पावरमेंट के लिए कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको किस तरीके से एम्पावर किया गया है। तो डिफरेंटली एबल लोगों को 1.9% जो फीमेल्स हैं और 2.4% जो मेल्स हैं, इनके लिए भी, इनके बारे में भी हमें डेटा यहाँ से मिलता है। साथ में जो क्रूअलिटी होती है महिलाओं के प्रति, हस्बैंड या रिलेटिव कर रहे हैं या फिर उनको जो मारा पीटा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किडनैपिंग, अबडक्शन, रेप, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया है कि लगभग 71% जो टोटल क्राइम्स होते हैं उनमें से 71% जो है वो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। कुछ इस चार्ट में ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आप अपने मेंस में लिख सकते हैं, पर्टिकुलरली जो सोसाइटी का सेशन होता है आपका, जो सोसाइटी से, सोशल इश्यू से रिलेटेड सेक्शन है, उसमें आप इन सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।